हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम के कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन इन इंडिया। यानी कि भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है। रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना, या फिर प्रिपेयरिंग एन एनुअल बजट, यानी कि जो एनुअल बजट है उसको तैयार करना। एडवाइजिंग द प्रेसिडेंट ऑन फाइनेंशियल मैटर्स, यानी कि जो वित्तीय मामले हैं उस पर राष्ट्रपति को सलाह देना। या फिर एलोकेशन ऑफ फंड्स टू द मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन स्टेट्स, यानी कि जो संघ और के मंत्रालय जो भी राज्य की निधि है उनका विनिधान करना। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे बात करें कि वित्त आयोग का क्या काम है, तो फ्रेंड्स जैसे कि हमें पता है कि फाइनेंस का क्या काम होता है, फंड प्रोवाइड करना, फंड का अच्छे से एलोकेशन करना। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा फर्स्ट करेक्ट है। सेंटर और स्टेट दोनों में हमारे जो भी हम रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो इसका मेन काम होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एग मार्क इज, आपने सुना होगा फ्रेंड्स कि आप कोई भी प्रोडक्ट बाजार से खरीद के लाते हो तो आप सबसे पहले उस पे एक निशान देखते हो जिसको आप एग मार्क बोलते हो। तो एग मार्क क्या होता है? अ कोऑपरेटिव ऑफ एग प्रोडक्शन, यानी कि अंडों को पैदावार की एक कोऑपरेटिव, या फिर सिस्टमैटिक मार्केट, यानी कि एक व्यवस्थित मार्केट। नेक्स्ट है फार्मर्स कोऑपरेटिव, किसानों की कोऑपरेटिव, या फिर क्वालिटी गारंटी पीस फॉर थिंग्स लाइक एग मिल्क एक्सेट्रा, यानी कि जो प्रयोग करने वाली जो चीजें हैं उनकी क्वालिटी की गारंटी देना, जो कि आप एग में मिल्क में देखते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। एग मार्क हमें बताता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो कितनी क्वालिटी का है, ये सही क्वालिटी का है या नहीं। तो ये क्या बताएगा हमें? ये एग मार्क बताता है। हम कभी किसी प्रोडक्ट को खरीदेंगे तो सबसे पहले हम एग मार्क चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द इकोनॉमी इन इंडिया, यानी कि इकोनॉमी की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है। सोशलिस्ट इकोनॉमी है, मिक्स्ड है, सिंगल इकोनॉमी है, या फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ना ही प्रॉपर सोशलिस्ट है, ना ही प्रॉपर कैपिटलिस्ट है, ये मिक्स्ड है हमारी, इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन 1995 दे वर नेशनलाइज्ड बाय ज्वाइनिंग द प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। वन बैंक वर आल्सो रीनेम्ड। व्हाट इज द नेम ऑफ द बैंक, यानी कि फ्रेंड्स 1955 में बंगाल, मद्रास और बम्बई बैंक को मिलकर प्रेसिडेंसी बैंक बनी थी जिसका राष्ट्रीयकरण किया गया। और ये एक बैंक बनी थी, इसके बाद जो प्रेसिडेंसी बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था उसको एक नया नाम दिया गया। वो नाम क्या है? पंजाब नेशनल बैंक है, सिंडिकेट बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, या फिर पंजाब एंड सिंध बैंक है। तो फ्रेंड्स, ये 3 प्रेसिडेंसी बैंक बनी थी हमारी, और इन प्रेसिडेंसी बैंक के को नेशनलाइज करने के बाद एक बैंक स्टैब्लिश की गई थी जिसको नाम दिया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम बोलते भी हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो स्टैब्लिशमेंट है वो 1955 में हुआ है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What is the currency followed by the Commerce Bank to maintain the reservations to assets ratio, यानी कि जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं उनके द्वारा जो बट्टा आरक्षण संपत्ति के अनुपात में बनाए रखने के लिए उधार ली गई मुद्रा क्या कहलाती है, यानी कि साथ में जो मुद्रा लेते हैं उसको क्या बोलते हैं। हॉट मनी बोलते हैं, सॉफ्ट मनी बोलते हैं, कॉल मनी बोलते हैं, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है, क्योंकि कभी भी ये संपत्ति जब देते हैं अपने कस्टमर को, तो वहां पर ये करते हैं कुछ मुद्रा अपने पास रख लेते हैं जिसको ये कॉल मनी बोलते हैं एज अ गारंटी के रूप में। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम एट द नेशनल लेवल इन द फॉलोइंग ईयर, यानी कि जो गवर्नमेंट है उसने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम नेशनल लेवल पे अडॉप्ट किया था, तो वो टाइम पीरियड कौन सा था? इन 1965, इन 1962, इन 1957, या फिर इन 1952। तो फ्रेंड्स, वो जो टाइम पीरियड था वो था हमारा 1952। 1952 में फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट किया गया था, जिसके अनुसार ये देखा गया था कि जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंग जा रही है, तो उसको मैनेज करने के लिए ये पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट है।
इन विच स्टेट इज ड्रिप इरिगेशन डन, यानी कि ड्रिप सिंचाई किस राज्य में की जाती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे ड्रिप सिंचाई की बात करें तो फ्रेंड ड्रिप सिंचाई राजस्थान में की जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, पानी की कमी है। तो पानी की कमी को पूरा करने के लिए, लेकिन साथ में एग्रीकल्चर को भी प्रॉपर पानी मिले, इसके लिए ड्रिप सिंचाई की जाती है, जिसके थ्रू वो धीरे धीरे पानी उसमें टपकता है, पौधों में जाता है और पौधे भी वहां पर फिर हो पाते हैं। तो यहाँ पे ड्रिप जो इरिगेशन की बात की गई है वो राजस्थान में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया, यानी कि जो ग्रीन रिवोल्यूशन है उसके फादर कौन थे? इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बताना है, हमें वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बताना है। ऑप्शंस है नॉर्मन बर्लॉन्ग, MS स्वामीनाथन, RK नारायण नरसिंघम या फिर डॉक्टर वेंगजी कुरियन। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे इंडिया के कॉन्टेस्ट में बात करें तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है, MS स्वामीनाथन ये ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर कहे जाते हैं। और अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो वो है नॉर्मन बर्लॉन्ग, लेकिन यहाँ पे हमारा जो इंडिया के रेफरेंस में पूछा गया तो इसका आंसर हमारा बी करेक्ट है, जो कि है MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, What is the total value of goods and services produced in a country in a given time period, यानी कि किसी निश्चित समय अवधि में किसी देश में उत्पादित वस्तु सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं? यानी कि एक टाइम पीरियड के अंदर उस टाइम पीरियड में वस्तु सेवाओं को उत्पादित किया जाता है और उसका जो प्राइस निकाला जाता है, टोटल प्राइस, उसको क्या बोलते हैं? डिस्पोजेबल इनकम, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम या फिर नेट नेशनल इनकम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसको हम बोलेंगे नेशनल इनकम, क्योंकि फ्रेंड डिस्पोजेबल इनकम वो होती है जो हमारे सारे खर्चों को करने के बाद जो हमारे हाथ में बची हुई है, वो डिस्पोजेबल इनकम है। पर कैपिटा इनकम वो होती है जो हम ओवरऑल एवरेज निकालकर हम पर कैपिटा इनकम निकालते हैं पर पर्सन की। और नेट नेशनल इनकम वो होती है जिसमें से सारे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को घटा दिया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सिर्फ ये टोटल इनकम की बात करें तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट है, जिसको बोलते हैं हम नेशनल इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, which one of the following function in an economy is not included in the work of the central bank, यानी कि किसी भी अर्थव्यवस्था में कौन सा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्य में शामिल नहीं किया जाता है? एक्ट ऑफ फॉरेन करेंसी एक्सचेंज, यानी कि फ्रेंड्स विदेशी मुद्रा विनिमय का कार्य। मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल, यानी कि मौद्रिक नीति पर नियंत्रण। गवर्नमेंट स्पेंडिंग कंट्रोल, यानी कि सरकारी खर्च पर नियंत्रण। या फिर एक्ट एज बैंकर्स बैंक, यानी कि बैंकर के बैंक के रूप में कार्य करना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप याद रखिए कि यहाँ पे नॉट दिया हुआ है, वर्ड नॉट इंक्लूडेड। अगर यहाँ पे नॉट नहीं होता तो हमारा आंसर कुछ और होता। तो यहाँ पर हमें नॉट दिया हुआ है तो वो है गवर्नमेंट स्पेंडिंग कंट्रोल, यानी कि जो गवर्नमेंट है उसके खर्चों पर नियंत्रण करना, ये RBI का काम नहीं है, किसी भी सेंट्रल बैंक का काम नहीं है। इसका काम होता है बैंकर के बैंक के रूप में कार्य करना, मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करना और फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज करना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, व्हाट इज ब्राउन रेवोल्यूशन कॉल्ड, यानी कि भूरी क्रांति जो होती है वो किसे कहा जाता है? डेवलपमेंट ऑफ वाटर इंडस्ट्री, यानी कि चारा उद्योगों का विकास। डेवलपमेंट ऑफ मरीन प्रोडक्ट्स, यानी कि समुद्री उत्पादकों का विकास। डेवलपमेंट ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, यानी कि दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादकों का विकास। या फिर डेवलपमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री, यानी कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेयों के उद्योगों का विकास। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात की जाए भूरी क्रांति की, तो भूरी क्रांति हमें बताती है डेवलपमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री इन इंडिया, ये हमें बताती है फूड इंडस्ट्री। जबकि फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें मिल्क के प्रोडक्ट के लिए, तो ये मिल्क के प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे व्हाइट रिवोल्यूशन रखा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या हो गया? डी करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं, व्हाई मैकेनाइजेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इज नॉट पॉसिबल टू अ सिग्निफिकेंट लेवल, यानी कि जो भारतीय कृषि जो है किसी महत्वपूर्ण स्तर पर यंत्रीकरण किस कारण से संभव नहीं है? स्मॉल होल्डिंग एरिया, यानी कि छोटे जोत क्षेत्र के कारण। शॉर्टेज ऑफ ट्रैक्टर्स, ट्रैक्टरों की कमी के कारण। फार्मर्स पॉवर्टी, किसानों की गरीबी के कारण। या फिर पीपल्स अपैथी, यानी कि जो लोगों के अंदर उदासीनता है, इसके कारण। तो फ्रेंड्स हमारी कृषि में, भारतीय कृषि के अंदर महत्वपूर्ण स्तर तक यंत्रीकरण इसलिए संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्मॉल होल्डिंग एरिया, यानी कि छोटे
क्षेत्र हैं जिसमें हम वो टेक्निक यूज नहीं कर सकते, वो मशीन यहाँ नहीं लगा सकते हैं, इसलिए ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है व्हाट इज सेज फुल नेम, यानी कि जो सेज है उसका फुल नेम क्या है? स्मॉल इकोनॉमिक जोन, सोशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन या फिर सर्विस एंड इकोनॉमिक जोन। तो फ्रेंड्स अगर हम सेस की बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है ऑप्शन सी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। फ्रेंड्स एक स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन वो जोन है, वो यहाँ पे एक ऐसा सेक्टर है जिसके माध्यम से जो छोटे किसान होते हैं या फिर छोटे इंडस्ट्री होती हैं वो अपना माल इनको बेच देती हैं, और फिर उनको किसी भी तरह की कोई भी टेंशन नहीं रहती है कि हमारा जो माल बन गया है वो हम अब किस तरह से बाजार में जाके उसको सेल आउट करेंगे। तो वो क्या करें, वो सेज को दे दें और सेज फिर उसको फर्दर आगे सेल कर देगी। तो ये सेज जो है वो हेल्प करती है उनके माल को बिकवाने में। ये सेज का जो एक ऑफिस है या हम बोल सकते हैं इंडस्ट्री है, ये एक नोएडा में भी है जो कि बहुत ही हेल्पफुल है। और जो भी किसान हैं जो अपना माल बेच नहीं सकते हैं, वो इतने कैपेबल नहीं है कि खुद बाहर जाएं दूसरे देश में वहां जाके अपने माल बेचें, तो वो सेज को अपना माल बेच सकते हैं और उससे अपनी जो भी उनकी कॉस्ट लगी है वो उसको ले सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रबी क्रॉप, यानी कि जो रबी की फसल है वो इनमें से कौन सी नहीं है? व्हीट, फिर है हमारा थेट, राइस या फिर ग्राम। तो फ्रेंड्स हमारा अगर हम यहाँ पे बात करें इसकी रबी क्रॉप की यहाँ पर, तो फ्रेंड्स राइस जो है वो हमारा रबी क्रॉप के अंदर नहीं आता है, जबकि बाकी के ऑप्शंस जो हैं वो हमारे रबी क्रॉप के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, यानी कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, केसी नियोग, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो फ्रेंड्स अगर हम योजना आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये इसके पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है कंज्यूमर गुड्स फॉर विच द गवर्नमेंट स्पेंड्स द मैक्सिमम अमाउंट, यानी कि वह उपभोक्ता वस्तु जिसके आयात के लिए सरकार महत्तम राशि खर्च करती है वो क्या है? फूड इंग्रेडिएंट है वो, यानी कि खाद्य पदार्थ, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है यानी कि हमारे पेट्रोलियम पदार्थ, मिनरल्स हैं यानी कि खनिज पदार्थ, या फिर केमिकल सब्सटेंस है जिसको हम रासायनिक पदार्थ भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे कौन से इसमें हमें बताना है जिसके ऊपर सरकार सबसे ज्यादा खर्च करती है राशि? तो फ्रेंड्स वो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, क्योंकि और सारे प्रोडक्ट्स काफी सारे हम हमारे यहाँ ही होते हैं इंडिया के अंदर, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं कि हम उन्हें बाहर से मंगाते हैं, तो सबसे ज्यादा जो खर्चा किया जाता है वो किया जाता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स, यानी कि इसमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स नहीं है? प्रॉपर्टी टैक्स, ऑक्यूपेशनल, सेल्स टैक्स या फिर कॉरपोरेशन टैक्स। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे बात करें डायरेक्ट टैक्स की, तो फ्रेंड्स सेल टैक्स जो है ये हमारा डायरेक्ट टैक्स नहीं आता है, ये हमारा क्या है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। तो सेल टैक्स इसका ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है द 10th 5 year प्लान एम्स टू, यानी कि 10वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका क्या उद्देश्य था? डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करना, सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय, एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर यानी कि कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र में रोजगार, या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिसको हम बोलेंगे आर्थिक विकास। तो फ्रेंड्स अगर 10वीं योजना की बात करें तो इसका जो मेन ऑब्जेक्ट था वो था डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका डेवलपमेंट करना, उनको और अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट उनके लिए देना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है इन विच स्कीम पंचायती राज वॉर प्रपोज्ड, यानी कि पंचायती राज किस योजना में प्रस्तावित हुआ? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ? तो फ्रेंड्स अगर हम पंचायती योजना की बात करें इनको प्रस्तावित किया गया था तो वो थी सेकेंड पीरियड में पंचायती राज प्रपोज्ड हुआ था हमारा सेकेंड स्कीम के अंदर, जो कि सबसे पहले अगर हम बात करें कि पंचायती राज कहाँ आया था तो सबसे पहले आया था ये राजस्थान में। नेक्स्ट हम बात करते हैं हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, यानी कि योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रेसिडेंट,
वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या फिर स्पीकर। तो फ्रेंड्स अगर हम योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष की बात करें तो वो होता है हमारा प्राइम मिनिस्टर। अभी हमने फ्रेंड्स ये भी पूछा था कि फर्स्ट इसका अध्यक्ष कौन था, तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि उस टाइम वो उसके प्राइम मिनिस्टर थे। तो जो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर होता है वो इसका अध्यक्ष बनता है। नेक्स्ट है व्हेन वाज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इम्प्लीमेंटेड, यानी कि प्रथम राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजना थी वो कब लागू हुई? अप्रैल 1940, अप्रैल 1950, अप्रैल 1951 या फिर अप्रैल 1952। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना आई थी वो आई थी 1 अप्रैल 1951 में। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। फ्रेंड्स यहाँ पे प्रथम पंचवर्षीय योजना की हमने बात की, तो आपको पता है जो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना थी उसका क्या उद्देश्य था? उसका उद्देश्य था एग्रीकल्चर बेस्ड थी, वो एग्रीकल्चर को इम्प्रूवमेंट करना। सेकंड का उद्देश्य था इंडस्ट्री बेस्ड, एंड थर्ड का जो उद्देश्य था वो ये था कि जो एग्रीकल्चर एंड जो इंडस्ट्री है उनको ही आगे और इम्प्रूव करना। तो आपको ये उद्देश्य अच्छे से पढ़ने हैं, ये उद्देश्य बहुत पूछे जाते हैं कि इस प्लानिंग का या फिर इस 5 ईयर प्लान का क्या उद्देश्य है, ये बताइए। नेक्स्ट आते हैं हु वॉज अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ 13th फाइनेंस कमीशन, यानी कि 13वां वित्त आयोग का अध्यक्ष है उसे किसे बनाया गया था? केसी पंत, डॉक्टर सी रंगराजन, एम खुसरो या फिर डॉक्टर विजय केलकर। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें यहाँ पे 13वें वित्त आयोग अध्यक्ष की, तो वो थे डॉक्टर विजय केलकर, जिनको उसका अध्यक्ष बनाया गया था। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं हु इज न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भी हाल ही में जो भारतीय जो आरबीआई है यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके गवर्नर किसको अपॉइंट किया गया है? शक्तिकांत दास, योगेश अग्रवाल, रघुराम राजन या फिर वाईवी रेड्डी। तो फ्रेंड्स अभी जो हम बात करें, अभी हमारे जो रिसेंटली गवर्नर हैं आरबीआई के, वो है शक्तिकांत दास। तो ये कॉमन क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि जर्नल होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है हम सोचते हैं कि ये तो बहुत ईजी है, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस तरह की चीजें फिर वहां पे हमें कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। तो हमें लगता है कि काश हम एक बार इस तरह के क्वेश्चंस देख लेते। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आप जरूर करिएगा, उनको स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि इस तरह के जो सिंपल और जनरल क्वेश्चंस होते हैं वही हमें वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इंडिया इज इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि आर्थिक विकास की दृष्टि से इंडिया कैसी है? डेवलप्ड नेशन है, डेवलपिंग नेशन है, अंडर डेवलप्ड नेशन है या फिर सेमी डेवलप्ड नेशन है? तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि आर्थिक विकास की दृष्टि से इंडिया कैसी है, तो वो है ऑप्शन बी, डेवलपिंग नेशन। इंडिया अभी डेवलप्ड कर रही है, अभी वो डेवलप नहीं हुई है, अभी वो अपना विकास कर रही है। जबकि अगर हम विकसित देशों में बात करें तो इसके अंदर आते हैं यूएसए, जो कि विकसित हो चुके हैं, जबकि इंडिया अभी विकसित हो रही है। तो सी बिल इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि ये प्राप्य बिल है निम्न में से किसका भाग होता है? लेजर का, ट्रायल बैलेंस का, जर्नल का या फिर फाइनल अकाउंट का? तो फ्रेंड्स प्राप्य बिल जो होते हैं वो हमारे जर्नल का पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है वाई इज गवर्नमेंट इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड क्यों होती है, यानी उसमें रुचि क्यों लेती है? गवर्नमेंट इज अवेयर ऑफ द बिजनेस सिचुएशन इन द इकोनॉमी, यानी कि जो सरकार है वो व्यवसायिक स्थिति की जानकारी रखना चाहती है, जानकारी होती है उसको। पॉलिटिकल पार्टीज आर एबल टू कलेक्ट डोनेशंस, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी जो डोनेशन है उसको कलेक्ट कर सकती हैं। फॉर हाई टैक्सेशन के लिए, या फिर फॉर टैक्स असेसमेंट एंड डिफेंस पॉलिसी डिटर्मिनेशन, यानी कि कर निर्धारण या फिर रक्षा नीति निर्धारण हेतु। तो फ्रेंड्स सरकार लेखांकन इंफॉर्मेशन, जो भी हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होते हैं उनमें इंटरेस्ट इसलिए देती है क्योंकि उससे इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि कंट्री के अंदर जो बिजनेस है उनकी क्या सिचुएशंस हैं, जिसके अकॉर्डिंग वो पॉलिसी बनाने में उनको हेल्प मिलती है, और साथ ही साथ उन्हें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इजिली वो उसके लिए एक्शंस ले सकती हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is the amount withdrawal for purchase for personal use by the business owners, यानी कि अगर कोई भी व्यापारी अपने व्यापार से किसी भी तरह की राशि निकालता है तो उसको लिए हम कौन सा टर्म यूज करते हैं?
द कमीशन, इंटरेस्ट, कैश या फिर विड्रॉल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है, अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। लेकिन फ्रेंड्स ऑप्शन में हमारे ड्राइंग्स कहीं भी गिवन नहीं है, तो कमीशन तो ये बिल्कुल हो नहीं सकता, इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा और कैश कैश भी नहीं होगा। तो हम इसका राइट आंसर मानेंगे डी, विड्रॉल। कई बार फ्रेंड्स एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, तो यहाँ पे विड्रॉल ऑप्शन में आया था, तो आपको विड्रॉल ही टिक करना है। क्योंकि आप देख लीजिए, वैसे आप सबको पता होगा कि ये ड्राइंग ही है इसका आंसर, लेकिन कई बार ऐसे होते हैं कि वो किसी और टर्म में भी उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आपको वहां पे एलिमिनेशन मेथड से देखना है कि ये ऑप्शन नहीं हो सकते, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं, हाउ टू असेस जर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि जो लेखांकन के सामान्य सिद्धांत हैं उसकी परख कैसे की जा सकती है। कॉस्ट के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ सिंप्लिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी या फिर ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिसिटी। तो फ्रेंड्स लेखांकन के सिद्धांत होते हैं उसका हम परख कर सकते हैं उसकी यूटिलिटी के बेसिस पे, यानी कि कोई भी जो हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसकी क्या यूटिलिटी है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग भी है कि हम यूटिलिटी के बेसिस पर उसको असेस कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लेजर इज प्रिपेयर्ड, यानी कि खाता बही तैयार की जाती है फ्रॉम परचेज बुक ओनली, यानी कि परचेज बुक से, सेल्स ओनली, सेल्स से, कैश ओनली, कैश से, फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड जर्नल, यानी कि जो प्रारंभिक लेखे की बहियां और जर्नल से हम पता कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स खाता बही हम तैयार कर सकते हैं फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड जर्नल्स, यानी कि जर्नल से या फिर हमारे जो हमारे अकाउंटिंग की बुक्स होती हैं उनसे हम अपने लेजर को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन डिपेंड्स, यानी कि जो कैपिटल फॉर्मेशन है उसकी प्रोसेसिंग किस पे डिपेंड करती है, नेशनल इनकम पे, एट द एक्सपेंस, ऑन फॉरेन एड या फिर वी सेविंग। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें कैपिटल फॉर्मेशन की कि वो किस पे निर्भर करती है, तो फ्रेंड्स कैपिटल फॉर्मेशन हमारी निर्भर करती है सेविंग्स पे, कि हम कितना सेव करके चल रहे हैं, क्योंकि सेव करेंगे तभी हमारी कैपिटल फॉर्मेट होगी, उसका फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कंटेन्स द वर्ड अटेनमेंट, अटेनमेंट वर्ड जो है वो किसके लिए यूज किया गया है या फिर उसके अंदर क्या क्या सम्मिलित हैं। ओनली कॉमर्शियल क्रेडिटर्स, यानी कि केवल व्यापारिक लेनदार, ट्रेडर्स डेटर्स ओनली, यानी कि केवल व्यापारिक देनदार, कॉमर्शियल डेटर्स एंड रिसीवेबल्स, यानी कि व्यापारिक देनदार एवं प्राप्य बिल, या फिर ट्रेड क्रेडिटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, बिल पेएबल, यानी कि व्यापारिक लेनदार एवं देय बिल। तो फ्रेंड्स पैपे की हम बात करें तो इसमें सम्मिलित किए जाते हैं कॉमर्शियल डेटर्स एंड रिसीवेबल बिल्स, क्योंकि फ्रेंड्स कोई भी देनदार होगा तो वो हमें पैसा देगा, तो प्राप्य हमारे पास आएंगी। और अगर कोई बिल्स होगा रिसीव जो हमने किया है तो उससे भी हमारी जो है अटेनमेंट होगा, यानी कि हमारे पास कुछ हम रिसीव करेंगे उनसे। तो ये दोनों ही चीजों को अटेनमेंट के अंदर इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस व्हाट टू डू, यानी कि इनमें से कौन हमें निर्धारित करेगा कि हमें क्या करना है, हमारी पॉलिसीज, हमारा व्यू डिजाइन, प्रोसीजर या फिर एक ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स हमें क्या करना है, ये हमें निर्धारण करेंगे हमारे ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बेसिस पे ही हमें एक आउटलाइन मिल जाएगी कि हमारे ये ऑब्जेक्ट है, अब हमें इस वे में चलना है, हमें इसको टारगेट करना है, इसको अचीव करना है। तो अगर हमें हमारे ऑब्जेक्ट क्लियर पता होंगे तो हमें सारी चीजें पता होंगी कि हमें क्या कैसे करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे बीएड एंट्रेंस एग्जाम की यहाँ पे प्रैक्टिस सेट की बात कर रहे हैं, उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है कि हमें बीएड एंट्रेंस एग्जाम जो है वो क्लियर करना है। तो आपको पता है आपको क्लियर करना है, इसलिए आप ये वीडियो देखोगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमारा आपको पता ही नहीं है कि आपको कौन सा एग्जाम क्लियर करना है, तो आप इस वीडियो को नहीं देखोगे। तो क्या है, आपको आपका उद्देश्य पता है, उसके अकॉर्डिंग आप वो काम कर रहे हो, यानी उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द फॉलोइंग इज अ पर्सनल अकाउंट, यानी कि निम्न में से व्यक्तिगत खाता है, बिल्डिंग अकाउंट, पे अकाउंट, गुड्स अकाउंट या फिर कैपिटल अकाउंट। तो फ्रेंड्स अगर हम व्यक्तिगत खाते की बात करें तो व्यक्तिगत खाते में वो खाते आते हैं जो कि किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर व्यक्ति
द्वारा बनाए गए होते हैं या फिर व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन डी है कैपिटल अकाउंट, ये हमारा क्रिएट किया गया है और ये एक व्यक्ति को बता रहा है या एक संस्था को बता रहा है। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रीपेड इनकम रिसीव्ड आर, यानी कि जो प्रीपेड इनकम है वो रिसीव्ड की गई है तो वो किस तरह की होती है, एक प्रॉपर्टी की तरह है, एक इनकम की तरह है, एक ऑब्लिगेशंस की तरह है, या फिर नाइदर ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर हम प्रीपेड इनकम की बात करते हैं तो ये एक ऑब्लिगेशन यानी कि एक दायित्व होती है हमारे लिए कि अब हमने इसको रिसीव कर लिया है एडवांस में, अब हमें इसके लिए ड्यूटी परफॉर्म करनी है। यानी कि कोई भी आपने इनकम रिसीव की है, आपने इनकम तो रिसीव कर ली लेकिन उसके बिहाफ पर आपने कोई काम अभी नहीं किया है, तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, आपको वो काम करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश अकाउंट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय, जो कैश अकाउंट है वो हमारा किससे अफेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन है कैश पेमेंट टू। फ्रेंड्स यहाँ पे ये गलत टाइप हो गया है, आप यहाँ पे कर लीजिएगा कि जो हमने कैश पेमेंट करेंगे वो होगा हमारा क्रेडिटर को, ठीक है। तो कैश पेमेंट टू क्रेडिटर्स, डिस्काउंट रिसीव्ड, कैश सेल या फिर कैश फ्रॉम डेटर्स। तो फ्रेंड्स हमारा जो कैश होगा जो हमारा अफेक्टेड नहीं होगा वो होगा हमारा डिस्काउंट रिसीव से। हमने किसी भी तरह की डिस्काउंट रिसीव किया है तो उससे हमारे कैश को किसी भी तरह का कोई भी अफेक्ट नहीं होगा वो हमारा। जबकि अगर कोई लेनदार यहाँ पे पेमेंट कर रहा है तो उससे अफेक्ट होगा। हमने लेनदारों को कोई पेमेंट किया है, नगद बिक्री या फिर देनदारों से कोई माल प्राप्त किया है, उससे हमारा अफेक्ट होगा, लेकिन हमारा डिस्काउंट से कोई अफेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है पेटेंट राइट्स। पेटेंट जो है वो अधिकार है कौन सा, रियल अकाउंट का या फिर पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल लेजर या फिर ऑल दीज। तो फ्रेंड्स जो हमारे पेटेंट होता है वो हमारा पार्ट होता है हमारे रियल अकाउंट का यानी कि वास्तविक खाते का। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओनली पर्सन अकाउंट्स एंड रियल अकाउंट्स आर शोन, यानी कि केवल पर्सनल अकाउंट्स एंड रियल अकाउंट शो किए जाएंगे। तो कहाँ शो किए जाएंगे, इन द ट्रायल बैलेंस यानी कि तलपट में, इन फाइनल अकाउंट यानी कि आर्थिक चिट्ठे में, इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट। तो फ्रेंड्स अगर हम पर्सनल एंड रियल अकाउंट की बात करें तो ये सारे हमारे शो किए जाते हैं फाइनल अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं एवरी ट्रांजेक्शन हैज एन इफेक्ट, यानी कि प्रत्येक लेन देन का प्रभाव पड़ता है। तो कितनी जगह पड़ता है, 3 साइड, 4 साइड, 2 साइड या फिर 5 साइड। तो फ्रेंड्स अगर हम लेनदारों की यहाँ पे बात करें वो सॉरी किसी भी लेन देन की बात करें कि कहाँ कहाँ उनका फर्क पड़ता है तो वो पड़ता है 2 साइड, वो क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड। क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये बेसिक रूल है कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे उनकी 2 साइड होंगी, एक डेबिट साइड होगी एक क्रेडिट साइड होगी। वन साइड ट्रांजेक्शन्स कोई भी नहीं होगा, ना ही वो वैलिड माना जाएगा। तो ट्रांजेक्शन्स सभी ट्रांजेक्शन्स के 2 साइड होंगे। नेक्स्ट है इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस ऑफ अ न्यू मशीन विल बी डेबिटेड, यानी कि जो इंस्टॉलेशन किया गया है न्यू मशीन का वो डेबिट होगा इन कैश अकाउंट, कैश अकाउंट में, मशीन अकाउंट यानी मशीन खाते में, इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर इन इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी कि जो भी हमारा इस्टेब्लिशमेंट के टाइम पे जो एक्सपेंसेस हुए हैं उसमें, स्थापना व्यय में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें कि कोई नई मशीन को हमने स्टैब्लिश किया है और उसका जो अमाउंट है वो कहाँ डेबिट किया जाएगा, तो फ्रेंड्स वो मशीन अकाउंट में किया जाएगा क्योंकि उसका जो अमाउंट है स्टैब्लिशमेंट का उसको मशीन अकाउंट के अंदर ही इंक्लूड कर दिया जाता है मशीन के प्राइस के साथ। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द बिजनेस, यानी कि बिजनेस का क्या उद्देश्य है। यूटिलिटी जनरेशन यानी कि उपयोगिता सृजन, मेकिंग अ प्रॉफिट लाभ कमाना, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी सामाजिक उत्तरदायित्व या फिर फुलफिलमेंट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी व्हाइल मेकिंग प्रॉफिट, यानी कि लाभ कमाते हुए सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करना। यानी कि आप प्रॉफिट तो अर्न कर रहे हो लेकिन साथ में आप सर्विस भी अच्छी दे रहे हो अपनी सोसाइटी को। तो फ्रेंड्स अगर हम बिजनेस के उद्देश्य की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा डी हमारा करेक्ट है। क्योंकि फ्रेंड्स किसी भी यूटिलिटी क्रिएट करना ये उद्देश्य है लेकिन हमने ये प्राइमरी उद्देश्य नहीं कह सकते, जबकि ऑप्शंस में हमारे प्राइमरी उद्देश्य भी दिए हुए हैं तो ये नहीं होगा। मेकिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट नहीं बनाना, ये तो बिल्कुल भी हम नहीं कह सकते हो। और अगर हम सिर्फ सर्विस की बात करें तो वो भी नहीं है क्योंकि हर पर्सन बिजनेस करता है
प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो ना तो आप प्रॉफिट अर्न करें, ना ही आप पूरी तरह से आप सर्विस बेस्ड हो। आप ऐसा करें कि सर्विस भी अच्छी प्रोवाइड हो सके और आपको भी प्रॉफिट अर्न हो। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, जो कि सर्विस की भी बात करता है यहाँ पे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, और साथ ही साथ प्रॉफिट बनाने की भी बात करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उसको पूरा करने की। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।